नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटियों में इसे बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपके सिलेबस में समष्टि अर्थशास्त्र दैट मीन्स की मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो नहीं मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है ना। तो यदि मैक्रो इकोनॉमी आपके सिलेबस में है तो निश्चित रूप से आपके लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों 15 क्वेश्चन जो कि हर एक मॉडल पेपर में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ऐसे ही 15 क्वेश्चन में आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं समष्टि अर्थशास्त्र के साथ में, और साथ ही साथ दोस्तों हर एक क्वेश्चन का उत्तर भी मैं आपको आज ही देने वाला हूं। जी हां, प्रश्न भी और उत्तर भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि अब आपका एग्जाम नजदीक है तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न में दे रहा हूं, जो आंसर शीट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मात्र उस आंसर शीट को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके कोशिश कीजिए उसका प्रिंट आउट निकालने की। मात्र 30 पेज की नोट्स है, उसको प्रिंट आउट निकला लीजिए और मात्र उसका भी अगर आपने रिवीजन लगा लिया दोस्तों, बार बार 3-4 बार रिवीजन लगा लीजिए उसका। यदि आपने इतना कर लिया ना, गारंटी से बोलता हूं समष्टि अर्थात की मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। आंसर शीट अवेलेबल है आज के ही सेशन में, मैं आपको देने वाला हूं। निश्चित रूप से आपको आंसर शीट भी दूंगा, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं, देखिए मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर जो है 2024 से लेकर के 2027 तक के सभी बच्चों के लिए है। कंफ्यूज मत होइएगा। और यदि नए स्टूडेंट है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किया करें दोस्तों। प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं ना, लंबी लंबी लिस्ट, ये सारे सब्जेक्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिटेल क्लासेस है और लेक्चर के साथ साथ में नोट्स भी अवेलेबल है। हर लेक्चर की नोट्स भी उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वो सारे नोट्स एक साथ चाहिए, सारे लेक्चर की लिंक एक साथ चाहिए तो आ जाइए हमारे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए। वहां पर आपको जो है सभी जितनी भी लिंक्स है आपको एक साथ ही प्रोवाइड करवा दी जाती है, ताकि बार बार आपको चैनल में जाकर के ढूंढना ना पड़े। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, लेते हैं फटाफट, जल्दी से खत्म करेंगे आज का सेशन, क्योंकि उसके बाद में आंसर शीट भी मैं आपको दूंगा और उसका रिविजन भी आप लोगों को आज ही लगाना है, आज ही लगाना है, क्योंकि आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ में आंसर भी आपको आज ही लगाना है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के 15 अति महत्वपूर्ण दीर्घ प्रकृति के प्रश्न लीजिए। पहला प्रश्न है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर संबंध। तो अंतर संबंध वाला जब भी आता है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दोनों प्रकार कंटेंट है आपके सामने, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो समष्टि और व्यष्टि अर्थात की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में इंटर रिलेशनशिप किस प्रकार का है ये बताना। और जब इंटर रिलेशनशिप अर्थात की अंतर संबंधों की बात आती है तो यहां पर आपको संबंध भी बताने हैं और अंतर भी बताने होते हैं। बात समझ आई ना। अथवा में है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में परस्पर निर्भरता और अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्भरता दैट मीन्स कि दोनों में क्या संबंध है, दोनों आपस में किस प्रकार से समान है ये बताना होगा, और उसके बाद आपको दोनों में अंतर भी बताने होंगे। क्लियर है। तो एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को विभिन्न अवधारणाओं के साथ स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को, माफ कीजिएगा को नहीं की है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। सबके आंसर दूंगा, डिटेल में दूंगा। और हाँ, एक बात और बोल दूं, यदि आपके एग्जाम में समय है, अभी 1-2 महीने का टाइम है, तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र पर हम कंप्लीट सेशन ले चुके हैं, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल क्लासेस में। नहीं पता है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसके सभी लेक्चर देख सकते हो। शॉर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यदि एग्जाम आपके नजदीक है तो आंसर शीट को डाउनलोड करके उससे पढ़ना चालू कर दीजिएगा। और यदि एग्जाम में समय है तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए दोस्तों। मुश्किल से 25 या 30 लेक्चर है टोटल, उनको आप मुश्किल से 8-10 दिन में कंप्लीट कर लोगे, है ना। और अगर आपने सभी लेक्चर एक साथ देख लिए ना, तो यकीन मानिएगा इस मैक्रो इकोनॉमी पर इतनी मजबूत पकड़ आपकी बन जाएगी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इकोनॉमी में। चलिए, तो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को, अथवा में है निम्न अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। कुछ टिप्पणियों करने के लिए दिया गया है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों, जीडीपी। क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के बारे में बताना है। सेकंड ऑप्शन में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी इसको बोलते हैं हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
क्लियर। ऑप्शन थर्ड है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इनको मैंने सेशन में इतने प्यार से और इतने डिटेल में समझाया है और इतनी आसान तरीके से एग्जांपल लेते हुए समझाया है ना कि एक बार लेक्चर लोगे ना जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या, कुछ भी भूल नहीं पाओगे आप। कंप्लीटली आपको हमेशा के लिए रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए इसके अलावा है प्रश्न है जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बताना है। दैट्स ऑल। चलिए सेकंड को थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं, इसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। दैट अर्थात कि व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग लेखांकन को अकाउंटिंग बोलते हैं ना। हाउ इज इट प्रेजेंटेड, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अथवा में है सामाजिक लेखांकन क्या है, सामाजिक लेखांकन क्या है, इसके विभिन्न क्षेत्रों और महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सोशल अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स वेरियस एरियाज एंड इंपोर्टेंस। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर हो चुकी है आप लोगों की। अब आपको मात्र बात करना है अकाउंटिंग की, कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग की जाती है ना, उस अकाउंटिंग को कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग की अवधारणा को यहां पर आपको बताना है। बात समझ आ रही है ना। और इस किस किस क्षेत्र में अकाउंटिंग होती है और इसका महत्व क्या है, तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आंसर शीट में आंसर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपका कुछ मतलब एक एक पक्ष आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं सैंपल बताऊंगा आखिरी में, क्लास के लास्ट में सैंपल भी बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक कल्याण से आप क्या समझते हैं, आर्थिक कल्याण से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। तो आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय के मध्य में क्या रिलेशन हो सकते हैं, किस प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द इकोनॉमिक वेलफेयर, डिस्कस इट्स रिलेशन विद द नेशनल इनकम। क्लियर है। अगला है अथवा में राष्ट्रीय आय के आकार तथा वितरण में परिवर्तन के आर्थिक कल्याण पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। अगर राष्ट्रीय आय के आकार में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। तो बेसिकली राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय इंप्रूव होती है तो उस देश का आर्थिक कल्याण भी इंप्रूव होगा, सीधी सी बात है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, अगला है एक देश की राष्ट्रीय आय से आर्थिक कल्याण के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर भी राष्ट्रीय आय की ही गणना आपको करनी है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण दोनों के मध्य, दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एक साथ लेकर के चलना है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन टर्म इसकी एक ही है, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक माफ कीजिएगा व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार ही ये नाम सुन रहे होंगे, है ना, और जो पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, डेफिनेटली उन लोगों को इकोनॉमी बहुत टफ लगती होगी। क्यों? अगर टफ नहीं लगती तो पहली बार नाम नहीं सुनते आप लोग, इसको कई बार पहले पढ़ चुके होते। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप बार बार पढ़ते हो ना तो वो इजी लगने लगता है, और कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है इसका मतलब यही हुआ ना कि वो सब्जेक्ट आप उसको बहुत कम समय दिया आपने। तो ये रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हमने, चाहे वो प्रतिष्ठित सिद्धांत हो, परंपरावादी सिद्धांत हो, सर्व आधुनिक सिद्धांत से लेकर के परंपरावादी सिद्धांत तक की सारी कहानियां हमने डिटेल क्लासेस में ली हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय हो तो क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, इस पूरे सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बना लीजिएगा। चलिए आगे अथवा में है रोजगार के परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत की चर्चा कीजिए, किन्स ने किन किन आधारों पर इनकी आलोचना की है। तो अब यहां से याद रखिएगा, रोजगार के परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत, परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत, इनको बताते हुए किन्स के द्वारा की गई आलोचनाओं वाले आधारों को आपको यहां लिखना है। डिस्कस द ट्रेडिशनल और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैज कीज क्रिटिसाइज्ड देम। तो किन्स ने किन किन आधारों पर इसको क्रिटिसाइज किया है, अर्थात की आलोचना की है, उन आलोचना वाले बिंदुओं को यहां पर आपको बताना है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत से
से नियम पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। अब ये से को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये से भी एक नियम है, रोजगार का नियम दिखाता है से का नियम, ठीक है। तो जो परंपरावादी नियम है रोजगार का वह से के नियम पर आधारित है, से के नियम पर आधारित। से कोई नहीं यार, एक दार्शनिक का नाम है जिन्होंने ये नियम दिया था, उस नियम को नाम ही रख दिया गया से का नियम, ठीक है ना। तो द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द से रूल, एक्सप्लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्स के अनुसार रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। रोजगार सिद्धांत किन्स के अनुसार, अब याद देखिए किन्स ने परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने आलोचना की है तो उन कमियों को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई नया सिद्धांत दिया होगा, है ना, रोजगार का नया सिद्धांत दिया होगा। तो कौन सा सिद्धांत दिया था किन्स ने, उसी सिद्धांत की यहां पर व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू द किन्स, क्लियर है। अथवा में है प्रभावपूर्ण मांग का एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। क्या कहा जा रहा है, प्रभावपूर्ण मांग एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है, विवेचना कीजिए। और ये बात प्रभावपूर्ण, जो एक प्रभावपूर्ण मांग होती है वो अर्थव्यवस्था में रोजगार को जो है प्रभावित करती है, एक तरह से कह सकते हैं रोजगार को प्रभावित करती है। तो ये किसका कहना है, किन्स का कहना है। तो किन्स ने जो सिद्धांत दिया रोजगार का वो मांग के आधार पर दिया है कि मांग किस प्रकार की, मांग में जितना मांग जितनी प्रभावपूर्ण रहेगी वहां उस क्षेत्र में रोजगार भी उतना ही प्रभावपूर्ण रहने वाला है। और रोजगार अगर प्रभावित होता है, कम ज्यादा होता है, तो उसका सीधा सीधा सा असर जो है रोजगार में देखने को मिलेगा। ये किन्स का सिद्धांत बोलता है। तो किन्स के न्यून रोजगार साम्य की व्याख्या कीजिए, न्यून रोजगार साम्य की व्याख्या कीजिए, सेम प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उपभोग फलन। उपभोग फलन की प्रवृत्ति क्या होती है, समझाइए। What do you understand by the trend of consumption functions? अथवा में है उपभोग फलन की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। आंसर सीट में सब रेखा चित्र भी मिलेगा आपको, जहां डायग्राम की आवश्यकता है डायग्राम भी मिलेंगे, सब मिलने वाला, डोंट वरी, बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया मैंने। एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। आय उपभोग के संबंध में किन्स के विचारों का वर्णन कीजिए, सेम प्रश्न है। आय उपभोग के संबंध में किन्स के विचार क्या रहे हैं, या किन्स के उपभोग संबंधी आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम क्या है। तो ये जो दार्शनिक जो भी नियम देते थे, अपने विचार प्रस्तुत करते थे, वो ऐसे ही निराधार नहीं होते थे, बल्कि वो वैज्ञानिक नियमों पर आधारित तो होते थे, ठीक है ना। तो उनके आधार किस पर बेस्ड थे, तो उस बेस्ड को ही यहां पर बताना है आपको कि किन्स के उपभोग संबंधी आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम कौन कौन से थे, उनको एक्सप्लेन करना है। 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न है, पूंजी की सीमांत कुशलता क्या है। पूंजी की सीमांत कुशलता क्या है, यह विनियोग को किस तरह से प्रोत्साहित करती है। अब ध्यान सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है कि पूंजी की सीमांत कुशलता, भाई पूंजी की सीमांत कुशलता के बारे में कहा जा रहा है, बताना है कि इसके क्या है और यह विनियोग को प्रभावित कैसे करती है। अथवा में यही प्रश्न है, विनियोग फलन क्या है, विनियोग फलन की व्याख्या कीजिए। पूंजी की सीमांत क्षमता, कुशलता तथा ब्याज दर पर विनियोग किस प्रकार निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हाउ डज इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड इट्स इंटरेस्ट रेट, एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जितने प्रश्न में आपको दे रहा हूं ना, हर प्रश्न का आंसर सीट में आपको इस तरह से मिलेगा कि सारी कंफ्यूजन है वही खत्म हो जाएगी, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपनी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो लेक्चरों को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमी के नाम से लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइएगा। शुरू से इसके लेक्चर देखना, जितने भी लेक्चर हमने लिए, इस कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं देनी है आपको, है ना। और हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन जाकर के उसके नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लेक्चर भी देख पाए और बाद में रिविजन भी लगा पाए, ताकि आपकी किताबों पर निर्भरता समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत, कौन सा, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। तो किन्स ने
जो एक सिद्धांत दिया था ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। मतलब कि सब कुछ लिखने के बाद में आखिरी बिंदु आपका आलोचना वाला होना चाहिए। क्लियर है? क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट प्रोपाउंडेड बाय कीन्स, और या अथवा ब्याज तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। क्या कहा जा रहा है? ब्याज जो है ये तरलता, तरलता मतलब कि मुद्रा, मनी, तरलता के परित्याग का पुरस्कार है तथा द्रव्य की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा में है, ब्याज निर्धारक के नव किन्सियन सिद्धांत की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में आईएस और एलएम वक्र क्या होते हैं, आईएस और एलएम वक्र की सहायता से ब्याज का निर्धारण कैसे होता है यह समझाना है। अथवा हेंसन और हिक्स के ब्याज के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। ठीक है ना? तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और एक ही प्रश्न के माध्यम से, एक ही प्रश्न के आंसर से इनकी सभी कॉन्सेप्ट की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए अथवा में जब आप यहां पर प्रश्न मान लेते, मैं अथवा वाले प्रश्न नहीं डालता और एक प्रश्न आप पढ़ते और प्रश्न वही होता, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा घुमा करके दे दिया जाता, तो आप लोग वहीं कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्नों पर मंथन नहीं किया था, प्रश्नों को एनालाइज नहीं किया, प्रश्नों को समझने पे आपने फोकस नहीं किया, बल्कि आपने अपनी पूरी एनर्जी तो उत्तर को समझने में लगा दी। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी क्या होना चाहिए? प्रश्न को समझना। यदि प्रश्न हम बेहतर तरीके से समझते हैं तो उसका उत्तर अपने आप अंदर से निकलने लगता है। हो सकता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने 10 साल पहले कभी कहीं देखा था या पढ़ा था, वो भी याद आ जाएगा और आंसर की राइटिंग में वो भी लिखा जाएगा। कब कहां पर सेट हो जाता, सब कुछ डेटा सेट होता चला जाता है यदि प्रश्न एनालाइज अपने बेहतर तरीके से किया है तो। और इसीलिए यही रीजन है ये मॉडल पेपर डिस्कस करवाने का, अन्यथा मुझे समय बर्बाद करके और आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मॉडल पेपर के प्रश्नों की एक पीडीएफ बनाता और आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर देता। समझ रहे हो ना? आंसर शीट की पीडीएफ बनाता, उसको प्रोवाइड कर देता। यहां पर आकर के समय बर्बाद करने से क्या मतलब था? 20-25 मिनट मेरे फालतू के जाते हैं। क्यों भाई? इसके पीछे रीजन है, प्रश्नों को डिस्कस कर लो प्रश्नों को डिस्कस, आगे तकलीफ नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए प्रश्न नंबर 11, कोई ऐसा बीए का एग्जाम बता ना सेकेंड ईयर का मैक्रो इकोनॉमी का जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो, और कई रूपों में पूछा गया है, एक रूप में नहीं है, कई रूपों में पूछा गया। प्रश्न एक ही है लेकिन तरीका देखिए एग्जामिनर का। प्रश्न क्या है? मौद्रिक नीति। क्या है? मौद्रिक नीति। मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका? मौद्रिक नीति। बस अब मौद्रिक नीति के बारे में अच्छे से अगर आपने एनालाइज कर लिया ना, तो ये सारे प्रश्न अपने आप बन जाएंगे। पूरी स्लाइड भरी हुई इन प्रश्नों से। क्या बोल रहा है? मौद्रिक नीति क्या है, एक्सप्लेन करना है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है, उपकरण और सीमा। 4 कॉन्सेप्ट आपसे स्टार्टिंग में पूछ लिए। मौद्रिक नीति क्या होती है, इस मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके उपकरण कौन से होंगे, इसकी सीमाएं कौन सी होगी, स्पष्ट करना है। अथवा में देखिए, अब किसी देश की मौद्रिक नीति का स्पष्ट उद्देश्य पूर्ण रोजगार के बिंदु पर बचत एवं विनियोग के मध्य संतुलन प्राप्त करना होता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रोजगार के बिंदु पर बचत और विनियोग के बीच में संतुलन लाना होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब है तो मौद्रिक नीति वाला ही ना, है ना? मौद्रिक नीति का उद्देश्य इनडायरेक्टली उद्देश्य पूछ लिया आपसे। अथवा में देखिए, आगे देखिए, और मौद्रिक नीति का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। है वही लास्ट वाला। देखिए मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य है। भारत जैसे देश में इसकी प्रभावशीलता को सीमित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। मतलब उन कारक तत्वों की विवेचना करनी है जो हमारी मौद्रिक नीति को प्रभावित कर रहे हैं नकारात्मक रूप से। ठीक है ना? अगला प्रश्न लेते हैं। राजकोषीय नीति क्या होती है? मेन कॉन्सेप्ट, बस गांठ बांध लीजिए कॉन्सेप्ट की, यही कॉन्सेप्ट है मेन आपका। राजकोषीय नीति क्या होती है, इसको 360 डिग्री के साथ पढ़ लीजिए। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसको मध्य में रखिए इस कॉन्सेप्ट को, और चारों तरफ इसके जितनी भी जानकारी हो सकती है राजकोषीय नीति से संबंधित सबको पढ़ लीजिए, कुछ भी मत छोड़ना। भारतीय राजकोषीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। अथवा में है प्रशुल्क नीति क्या होती है, भारत में वर्तमान प्रचलित प्रशुल्क नीति की विशेषताओं को समझाइए। सेम है, कुछ भी नहीं, यही है।
अगला है मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का अर्थ, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का अर्थ और इसके कारण। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड लास्ट है मंदी स्फीति क्या होती है? मंदी स्फीति, रोजगार एवं मुद्रास्फीति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? फिलिप्स वक्र के माध्यम से समझाइए। अथवा में है, इसके और भी है। मंदी स्फीति का अर्थ बताइए, मंदी स्फीति के कारण और नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं, उनकी चर्चा करनी है। निस्पंद स्फीति क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखना है। या जड़ता स्फीति क्या होती है? तो यार ये सब कॉन्सेप्ट है, ये आपके पढ़ने के लिए ही है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप इनकी स्टडी करोगे समझते हुए, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहने वाला, सब कुछ आसानी से समझ आने वाला है ना। लास्ट प्रश्न है व्यापार चक्र क्या होता है? व्यापार चक्र बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आप लोगों क्लास में यार। आखिरी लेक्चर हमारा यही है, व्यापार चक्र वाला ही है ना। तो व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। व्यापार चक्र के स्वरूप क्या होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। दैट्स ऑल, फिनिश। 15 क्वेश्चन फिनिश आपके। किन दोस्तों के लिए थे ये? जिनका एग्जाम अभी इसी वीक में होने वाले हैं, वो इन 15 प्रश्नों को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। आंसर शीट देने बताने वाला हूं, तो 5 मिनट और रुक जाइए आप लोग। इसके बाद में जिनके एग्जाम में अभी समय है, लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय है, उन लोगों के लिए 10 कॉन्सेप्ट में और एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्न। पहला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, ये समझाना है। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये बताते हुए उसकी विशेषताएं बतानी है। किन्स का सिद्धांत की 2 आलोचनाएं लिखनी है। चौथा कॉन्सेप्ट है त्वरक सिद्धांत क्या होता है, इसका महत्व बताना है। 5वां कॉन्सेप्ट प्राकृतिक व बाजार ब्याज की दर क्या होती है, यह समझाना है। मुद्रास्फीति को रोकने के कोई 2 उपाय बताने हैं। लागत प्रेरित स्फीति की 2 आलोचनाएं लिखनी है। इसके अलावा मांग प्रेरित और लागत प्रेरित स्फीति क्या होती है, इस दोनों की तुलना करनी है, आपस में डिफरेंस बताना है। और 2 कॉन्सेप्ट पर आपको टिप्पणी देना है, एक थोक मूल्य सूचकांक पर और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। लास्ट प्रश्न है आपका व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के उपाय क्या हो सकते हैं, व्यापार चक्र को नियंत्रित कैसे किया जाता है, ये बताना है। ये 10 कॉन्सेप्ट ये हो गए आपके। तो दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे इसकी आंसर शीट पर, इसके आंसर आपको कहां मिलेंगे। तो ध्यान सुनिए, तुरंत अभी आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अब ये मत बोलिएगा कि हमको डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं आता है ना, ये तो आपको करना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको 2 पीडीएफ की लिंक मिलेगी, 2 नोट्स की लिंक मिलेगी। एक लिंक में होगा आपके ये जो मैंने आपको डिस्कस करवाया ये क्वेश्चन मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसके बाद में दूसरी सेकंड लिंक जो होगी, जहां पर लिखा होगा कि आंसर शीट, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमी आंसर शीट पीडीएफ लिंक या नोट्स लिंक, तो उसको वहां पर आपको इसकी आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी। उस आंसर शीट को संभाल कर रखिएगा। अगर सुविधा है आपके पास में, यदि आपके लिए पॉसिबल है, तो उसका प्रिंट आउट निकला लें दोस्त। 30 पेजेस का मात्र प्रिंट आउट होगा, 30 पेजेस की पीडीएफ है, उसको प्रिंट आउट निकला लीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सिर्फ उस आंसर शीट को पढ़ना चालू कर दीजिए। उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी, अगर एग्जाम नजदीक है तो। और एग्जाम में यदि समय है तो आपको चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में ही नोट्स के बाद में एक नई लिंक देखने को मिलेगी, जहां लिखा होगा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमी लेक्चर लिंक। उस पर क्लिक करोगे आप तो हमारे सारे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमी पे हमने जितने भी लेक्चर लिए हैं उनको अच्छे से 1 बाय 1 करके उनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एक बार सैंपल देखिए दोस्तों, आंसर शीट को स्पेशली डिजाइन किया गया है और मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। इसको क्रिएट पता है आप लोगों को, मॉर्निंग में 12 बजे से मैं सिस्टम पर बैठा हुआ था इसको बनाने में, इस आंसर शीट को बनाने में। शाम की 5 बजे जाकर के ये आंसर शीट कंप्लीट हुई है। तो कंप्लीटली 5 घंटे मुझे इसको क्रिएट करने में लगा है ना। तो समझ सकते हैं कि आपके एक एक डाउट को ना मैंने पूरी तरह से यहां से खत्म कर दिया है, पूरी तरह खत्म कर दिया है। जितने मैंने क्वेश्चन दिए आपको, हर एक क्वेश्चन का सटीक रूप से आपको आंसर मिलेगा। जहां पर आवश्यकता होगी ग्राफ की तो ग्राफ भी यूज किए हैं, जहां पर आवश्यकता होगी तालिकाओं की तालिका भी यूज की है। इस तरह से कंप्लीट मैंने एक नोट्स बनाई है आप लोगों के लिए, उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, है ना। कोई चार्जेस नहीं, कोई शुल्क नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ईमानदारी से स्टडी कीजिए। इसके अलावा मुझे आप लोगों से और कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और अगर आगे बढ़कर सहयोग करना ही चाहते हैं आप लोग तो सेशन को शेयर करें,
ठीक है, लाइक तो कर ही दिया होगा अब तक आप लोगों ने, शेयर कर दें, और यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हमारे साथ में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले यार, है ना। कंटिन्यू आप हमारे सेशन देखते हैं, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, कर लीजिए, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मिलते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जिनको टेंशन हो रही है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, सोशियोलॉजी वालों को, तो अभी रात में 9 बजे हम सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में, समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले टॉपिक सब्जेक्ट को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। कुछ क्लासेस हुई थी उस पर, तो उसको अब हम आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।